गुड इवनिंग प्रिय विद्यार्थियों, अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान के आज थर्ड चैप्टर में अपन अंतिम दौर में चल रहे हैं। लास्ट डे अपन ने पोटेंशियल के बारे में पढ़ा था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में अपन ने ये बात सीखी थी कि अगर किसी एक चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड फैला हुआ है चारों तरफ, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई एक पॉइंट है P, उस पर अगर पोटेंशियल डिटरमाइन करना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक टेस्ट चार्ज लेके आना पड़ेगा। और वो टेस्ट चार्ज कहाँ से शुरू करें कि जहाँ पर इन्फिनिटी हो। इन्फिनिटी का मतलब जहाँ पोटेंशियल जीरो हो। पोटेंशियल जीरो होने का मतलब वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है किसके कारण, इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ जीरो हो। ये कंसेप्ट थी हमारे पास कि एक यूनिट चार्ज को या एक टेस्ट चार्ज को आप इन्फिनिटी से किसी एक पॉइंट तक लेकर आइए जो उस इलेक्ट्रिक फील्ड में हो। तो इस पॉइंट चार्ज को या टेस्ट चार्ज को लाने में जितना वर्क किया जाता है वो वर्क पोटेंशियल कहलाता है। यानी एकांक आवेश को अनंत से क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। अब क्षेत्र में लाओगे तब ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस चार्ज को प्रतिकर्षित करेगा, रिपल्सन फोर्स लगाएगा। अब इस रिपल्सन फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में हमें चलने के लिए वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे द्वारा भी कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा तभी हम यहाँ तक पहुँच पाएंगे। तो जो वर्क किया जाएगा वो वर्क कहलाएगा पोटेंशियल। ये तो थी कल की बात हमारी। अब उस पोटेंशियल का वैल्यू भी हमने डिटरमाइन किया। पॉइंट चार्ज के कारण कितना आया, V=KQ/R आया था। और उसके बाद हमने ये भी देखा कि मल्टीपल चार्ज होते हैं, काफ़ी सारे चार्ज होते हैं, उसके कारण पोटेंशियल कितना है उसकी भी वैल्यू हमने डिटरमाइन की थी। समथिंग सोल आज का जो अपना टॉपिक है प्रिय विद्यार्थियों वो है समविभव पृष्ठ। कई बार इसकी परिभाषा पूछी जा सकती है, इसके प्रॉपर्टीज़ पूछे जा सकते हैं। समविभव नाम से ही पता है कि एक ऐसा पृष्ठ जिसका प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान हो। यानी कि विद्युत क्षेत्र में एक ऐसा पृष्ठ, विद्युत क्षेत्र में एक ऐसा पृष्ठ, विद्युत क्षेत्र में एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान हो। विभव का मान समान हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। समविभव पृष्ठ कहलाता है। प्रिय विद्यार्थियों, यानी कि एक ऐसा सरफेस कॉन्क्लूड हो जिसके किसी भी पॉइंट पर आप अगर पोटेंशियल डिटरमाइन करना चाहो तो वो पोटेंशियल इक्वल प्राप्त हो। अब अगर कहें कि मान लो एक ऐसा कोई एक चार्ज है, तो चार्ज के कारण जो सरफेस जनरेट होगा ना वो बच्चों स्फेरिकल होगा, पॉइंट चार्ज के कारण जो होगा। अब इसके चारों ओर जितने भी सरफेस हो रहे हैं सारे के सारे स्फेरिकल सरफेस जनरेट हो रहे हैं। अब स्फेरिकल सरफेस का मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी तो स्फेरिकल आकार के रूप में इसका इलेक्ट्रिक फील्ड फैला हुआ है। तो किन्हीं दो पॉइंट पर, मान लो एक A पॉइंट है, दूसरा है B पॉइंट, तो A और B के बीच अगर पोटेंशियल डिफरेंस देखना चाहो तो वो क्या रहना चाहिए, जीरो रहना चाहिए। क्योंकि समविभव पृष्ठ की डेफिनेशन यही है। अंग्रेजी में बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस, EQUIPOTENTIL, इक्विपोटेंशियल सरफेस। सुनो बच्चों, इक्विपोटेंशियल सरफेस की मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक ऐसा सरफेस जिसके प्रत्येक पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू, क्या हो, इक्वल हो। तो इंग्लिश मीडियम में क्या लिख सकते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस इज that surface at which
at which potential या at which every point at which every point have equal potential। फिर देखो इक्विपोटेंशियल सरफेस इज दैट सरफेस at which every point have equal potential in the electric field। ये बात समझो, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक ऐसा इक्विपोटेंशियल सरफेस है, एक ऐसा सरफेस है इलेक्ट्रिक फील्ड में जिसके प्रत्येक पॉइंट पर प्रत्येक पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो, बराबर हो, समान हो, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस कहलाता है। दूसरी बात सुनो बच्चों, हिंदी मीडियम वाले सुनो, क्या है कि समविभव पृष्ठ से या समविभव पृष्ठ में अगर किसी एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाया जाता है तो किया गया कार्य क्या होगा बच्चों, जीरो होगा। क्यों होगा? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस का मान जीरो है और हमने ये सीख रखा है पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB का मान जो होता है WAB/Q जीरो होता है। AB का मतलब A से B की ओर, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस ही जीरो है, तो क्या होना चाहिए, W भी क्या होगा, फिर जीरो होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इक्विपोटेंशियल सरफेस में अगर किसी पॉइंट चार्ज को आप मूव करते हो किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तो वर्क की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। तो लिख दो बच्चों, वर्क डन इन मूविंग द टेस्ट चार्ज दिख नहीं रहा क्या, थोड़ा मिटा नहीं है ढंग से। ये समझना चाहिए। फिर हिंदी में लिख दो पहले, समविभव पृष्ठ। ये एरो का निशान इसलिए लगा रहा हूँ कि ये इसकी एक प्रकार से विशेषताएं हैं, साथ ही साथ में परिभाषाएं भी है। आप इनमें से कोई सा भी एक लाइन लिख के इसको डिफाइन कर सकते हैं। आपसे पूछे कि इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, तो आप कह देना कि एक ऐसा सरफेस जिसके प्रत्येक पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू समान हो, इक्विपोटेंशियल सरफेस कहलाता है। सेम ऐसी बात कि समविभव पृष्ठ में क्या है कि प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान हो, तो समविभव पृष्ठ कहलाता है। अब दूसरी विशेषता क्या है, समविभव पृष्ठ में एक या एकांक आवेश, एकांक का मतलब हो गया परीक्षण आवेश, समविभव पृष्ठ में एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य सदैव शून्य होता है। क्या होता है बच्चों, सदैव शून्य होता है। सिंपल सी बात, समविभव पृष्ठ में एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु को ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। वापस देखो, इन इक्विपोटेंशियल, अंग्रेजी में लिख दो, इन इक्विपोटेंशियल सरफेस the work done to moving test charge from one point to another point, because there are potential difference is zero, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, इसलिए वर्क क्या होगा, जीरो होगा। तो मेन विशेषता ये भी है बच्चों, आपसे कोई पूछे कि इक्विपोटेंशियल सरफेस में वर्क की वैल्यू कितनी होती है, तो कितनी होती है,
जीरो होती है। क्यों होती है? क्योंकि प्रत्येक पॉइंट पर पोटेंशियल इक्वल है। पोटेंशियल इक्वल है तो पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल का अंतर कितना है, तो वो अंतर तो जीरो रहेगा। जब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है तो वर्क भी क्या होगा? जीरो होगा। तीसरी बात सुनो बच्चों, पहले दो बातें आ गई, एक तो वर्क जीरो हो गया पहला, और पहली होगी विभव का मान समान रहेगा, दूसरे में वर्क जीरो होगा। और तीसरी बात, समविभव पृष्ठ में कार्य तभी, एक बात और सुनो बच्चों, कार्य तभी शून्य होता है जब विद्युत बल यानी कि विद्युत क्षेत्र, याद रखो बच्चों, विद्युत क्षेत्र और विद्युत बल की डायरेक्शन एक ही दिशा में रहती है। विद्युत बल यानी कि विद्युत क्षेत्र वह विस्थापन आपस में लंबवत हो, अर्थात आपको याद है ना कि W बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और डॉट प्रोडक्ट अगर हटाओगे तो क्या आता है? कॉस थीटा। 11वीं क्लास में पढ़ा है फोर्स का, ये वर्क का ये सूत्र, कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन, और विस्थापन का डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे तो कॉस थीटा आ जाता है। 11वीं क्लास में ये बातें सीखी है तुम लोगों ने। और इसका मतलब ये जीरो के बराबर कब होगा? जब फोर्स भी जीरो नहीं हो और dx भी जीरो नहीं हो। तो थीटा अगर 90 डिग्री आ जाए तब क्या होना चाहिए कि f इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, ds इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। इसका मतलब थीटा क्या होगा? 90 डिग्री, यानी कि cos 90 का मान कितना होता है बच्चों? जीरो। तो इस अर्थात कि ये जो f जो है ना वो नॉर्मल टू होगा dx। ये f अगर नॉर्मल टू dx होगा, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो भी dx के नॉर्मल रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा। ये नॉर्मल का साइन है परपेंडिकुलर होने का। अर्थात विद्युत क्षेत्र पृष्ठ के सदैव लंबवत दिशा में होता है। किधर होता है विद्युत क्षेत्र भाई? समविभव पृष्ठ के सदैव लंबवत दिशा में होता है। हम यहाँ लिखेंगे बिकॉज, या ऐसे लिखेंगे वर्क इज ओनली इन केस वर्क इज जीरो, वर्क इज जीरो इन ओनली वन केस वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड, या फोर्स भी कह सकते हो आप फोर्स कोष्ठक में लिख दो, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्प्लेसमेंट आर नॉर्मल टू ईच अदर। इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट क्या हो? एक दूसरे के नॉर्मल हो। इस कंडीशन में क्या होगा? वर्क जीरो होगा। ये बात फिर से लिख दो तुम लोग, इसमें हिंदी अंग्रेजी कुछ नहीं है। W इक्वल टू एफ डी एक्स कोस थीटा होता है। dx की जगह dl भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, f डॉट dl भी कह सकते हो। डॉट पर वास्तव में होता तो ऐसे है, दो वेक्टर क्वांटिटी का स्केलर प्रोडक्ट हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी होता है। दो सदिश राशियों का अदिश गुणनफल सदैव एक अदिश राशि होता है। ये कार्य क्या है? अदिश राशि। ये बल क्या है? सदिश। dl यानी ये एक प्रकार का विस्थापन है, विस्थापन भी सदिश। दो सदिशों का अदिश गुणनफल एक अदिश राशि होता है। यहाँ भी यही चीज़ है। इसको अगर आप एक्सटेंड करना चाहो, मैंने x की जगह dl लिखा, आप x dx भी लिख सकते हो, dl भी लिख सकते हो, dr भी लिख सकते हो। यानी डिस्प्लेसमेंट को मैंने रिप्रेजेंट किया है। तो f dx डॉट प्रोडक्ट आएंगे तो क्या आता है बच्चों? cos थीटा। और वेक्टर प्रोडक्ट अगर हटाते हैं तो क्या आता है? 11वीं क्लास में अच्छे से हमने किया था। फर्स्ट का एम्पलीट्यूड, सेकंड का एम्पलीट्यूड इनटू साइन थीटा। देखो अगर वेक्टर प्रोडक्ट को अपने को हटाना है, नॉर्मल पोजीशन में लाना है, तो हमारे पास क्या आएगा? साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई होगा। और अगर डॉट प्रोडक्ट हटाना है तो किस में आएगा मल्टीप्लाई? कॉस थीटा में। अब ये चीज़ जीरो कब होती है?
जब थीटा क्या हो 90 डिग्री हो, कोस क्या हो भाई 90 डिग्री, यानी कि थीटा क्या हो रहा है 90 डिग्री। थीटा 90 किस किस के बीच है, एफ और डी एक्स के। एफ की डायरेक्शन किस दिशा में होती है, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड यानी प्लस से माइनस की ओर, तो ऑलवेज पॉजिटिव चार्ज पर तो प्लस डायरेक्शन से बाहर की ओर ही फोर्स लगता है। तो इसलिए बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये क्या हो जाएगा, नॉर्मल टू डी एक्स, अर्थात विद्युत क्षेत्र समविभव पृष्ठ के सदैव लंबवत दिशा में होता है, अर्थात समविभव पृष्ठ से विद्युत क्षेत्र सदैव लंबवत दिशा में होता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अर्थात अब ये लिख दे तो ये मत लिखना, ठीक है, ये नीचे वाले लिख दोगे इंग्लिश मीडियम वाले, ये तो ये मत लिखना क्योंकि दोनों एक ही बात है। सुनो, अर्थात समविभव पृष्ठ में विद्युत क्षेत्र सदैव लंबवत दिशा में होता है। समविभव पृष्ठ में विद्युत क्षेत्र सदैव लंबवत दिशा में यानी बाहर की ओर होता है, नॉर्मल होता है। तो क्या लिख सकते हैं, ये लिख दिया मैंने। therefore इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। तो ये तो बात आई बच्चों कुछ इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में कि इक्विपोटेंशियल सरफेस में क्या क्या होता है, वर्क जीरो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिस्प्लेसमेंट के नॉर्मल होने का मतलब हो गया कि वो हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के नॉर्मल रहता है, और प्रत्येक पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या रहती है, प्रत्येक पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू इक्वल रहती है, इसलिए इसको इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। खत्म बात। अब आ जाती है बात कि इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टी क्या है। तो जो बातें मैंने अभी लिखाई है तुम लोगों को बच्चों 2-3, वो ही क्या है, प्रॉपर्टी है इक्विपोटेंशियल सरफेस की। क्या क्या है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस में पोटेंशियल की वैल्यू प्रत्येक पॉइंट पर समान रहती है, पहली तो ये हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी क्या हो गई कि इसमें वर्क की वैल्यू क्या रहती है, जीरो रहती है। तीसरी क्या हो गई कि विद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव समविभव पृष्ठ के तल के लंबवत होती है। चौथी बात, यही प्रॉपर्टी है, डेफिनेशन में है ना, ये आपसे कोई पूछ ले कि समविभव पृष्ठ के गुण लिखिए, तो जो मैंने डेफिनेशंस लिखाई है 3-4, यही क्या होगी, इनकी प्रॉपर्टी होगी, गुण यानी प्रॉपर्टी। तो समविभव पृष्ठ की प्रॉपर्टी जो मैंने डेफिनेशंस लिखाई है यही होगी। एक और बात सुनो बच्चों इसकी भी कि समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को काटते नहीं हैं, ठीक है, कभी भी एक दूसरे को काटते नहीं हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेस डज नॉट या डजंट कह सकते हो, इंटरसेक्ट या क्रॉस सेक्ट भी कह सकते हो, इंटरसेक्ट टू ईच अदर। क्यों नहीं काटेंगे कि अगर काटेंगे अगर मान लो दो सरफेस एक दूसरे को काट गए, मान लो एक सरफेस ये है दूसरा सरफेस ये है, तो इसके कटान बिंदु पर पोटेंशियल के दो वैल्यू होनी चाहिए। ये पोटेंशियल सरफेस जिसकी वैल्यू V1 है, दूसरा ये सरफेस जिसकी वैल्यू V2 है, तो एक पॉइंट पर दो वैल्यू होनी चाहिए, जो कि संभव नहीं है क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस में तो हमेशा वैल्यू एक ही रहती है, दो डिफरेंट वैल्यू होती नहीं है किसी भी पॉइंट पर, इसलिए कभी भी दो सरफेस एक दूसरे को काटेंगे नहीं। आपसे कोई पूछ ले कि क्यों नहीं काटते, क्योंकि जिस बिंदु पर अगर
दो इक्विपोटेंशियल सरफेस काटेंगे तो वहाँ पोटेंशियल की वैल्यू 2 होगी, जो कि संभव नहीं है। इफ़ यहाँ लिख सकते हो इफ़ दे इंटरसेक्ट then at that point value of potential are 2, your potential value of potential is 2, which is not possible इसलिए नहीं है क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इक्विपोटेंशियल में तो वैल्यू समान रहनी चाहिए। हिंदी में लिख सकते हो यदि दो पृष्ठ आपस में काटेंगे तो कटान बिंदु पर विभव के 2 मान होंगे, जो कि संभव नहीं है। ठीक है, अगली बात सुनो बच्चों। अब मैं कुछ इक्विपोटेंशियल सरफेस के 2 एक डायग्राम बनाऊं। जैसे ये डायग्राम मान लो एक ये कोई चार्ज है प्लस इधर और इधर है माइनस, दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड फैला हुआ है। ठीक है, अब इसमें मैं अगर कोई 2 पृष्ठ कंसीडर करूं, एक पृष्ठ ये, दूसरा पृष्ठ ये, इसकी वैल्यू V1 मान लो, इसकी V2 मान लो। तो ये जो पृष्ठ है ना बच्चों, इस सरफेस पे कहीं पर भी आप पॉइंट लोगे उसकी वैल्यू क्या रहेगी, बराबर रहेगी। और इस V1 पर आप कहीं पर भी कोई पॉइंट लोगे तो उस पर भी वैल्यू बराबर रहेगी। अगर मैं कहूँ कि ये दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो इक्वेटोरियल इलेक्ट्रिक फील्ड भी अगर समान हो तो V1 और V2 के मान भी समान हो जाएंगे। दूसरी बात, अगर कोई पॉइंट चार्ज हो, 4 पॉइंट चार्ज का मतलब बिंदु आवेश, छोटे से छोटा आवेश, ऐसे पॉइंट चार्ज है मान लो प्लस Q, तो इसके कारण जो पोटेंशियल बनेगा या पोटेंशियल सरफेस जो बनेगी वो स्पेरिकल बनेगी, क्योंकि पॉइंट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ज्यावक्रीय रूप में बाहर की तरफ होता है। किस प्रकार होता है भाई, स्पेरिकल, रेडिकल फॉर्म में बाहर की तरफ होगा। तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस होगी बच्चों। दैट्स ऑल। ठीक है, प्लस Q चार्ज। इस सरफेस की वैल्यू मान लो V1 है, इसकी पोटेंशियल की वैल्यू V2 है, इसकी V3 है। तो ये जैसे जैसे पॉइंट चार्ज से डिस्टेंस बढ़ती जाएगी वैसे वैसे पोटेंशियल की वैल्यू कम होती जाएगी। क्यों बच्चों, क्योंकि V का मान होता है k का मान होता है 1/4πε0/r, ये वैल्यू होती है। जैसे जैसे r बढ़ता जाएगा वैसे वैसे v कम होता जाएगा। तो पॉइंट चार्ज से r बढ़ने पर v की वैल्यू कम होगी। लेकिन किसी एक सरफेस के अंदर, यानी ये जो सरफेस ली है मैंने डॉटेड वाली पहली, तो इस सरफेस के अंदर तो पोटेंशियल की वैल्यू v1 ही रहेगी। दूसरी सरफेस ये है तो इस सरफेस पर पोटेंशियल की वैल्यू v2 होगी। सिमिलरली सो ऑन, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी वैसे वैसे पोटेंशियल कम होता जाएगा। लेकिन पर्टिकुलर किसी एक सरफेस के अंदर पोटेंशियल की वैल्यू इक्वल रहेगी, इसीलिए इसको इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। आगे का टॉपिक देखो बच्चों, नेक्स्ट अपना टॉपिक जो है विद्युत क्षेत्र एवं विभव में संबंध की बात करता है। विद्युत क्षेत्र एवं विभव में संबंध बहुत ही शानदार है। अपने पीछे एक टॉपिक पढ़ा था विद्युत क्षेत्र से विभव, लेकिन अब की बार क्या है, संबंध की बात कर। हालांकि वो भी एक प्रकार का रिलेशन ही था कि V = इंटीग्रेशन ऑफ E.dr, हमने ये लिखा था पिछले टाइम। अभी पिछले वीडियो के अंदर हमने एक टॉपिक पढ़ा है, उसमें लिखा था विद्युत क्षेत्र से विभव। लेकिन अब की बार एक प्रकार से क्या, पूरा रिलेशन हर प्रकार से डिटरमाइन करेंगे। पीछे वाला हमारे पास आपको याद हो तो V = इंटीग्रेशन E.dl भी लिखा था हमने कई जगह, इसको dr भी लिख सकते हो। dl क्या है, लंबाई है, जिस रीजन तक, जिस पॉइंट से पॉइंट तक ले जाते हो वहाँ के बीच का गैप है, उसको dr से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब देखो मैं इसको सिंपल वे में रिलेट कर रहा हूँ।
कई चीज़ें आपको थोड़ी समझनी पड़ेगी बच्चों। एक चीज़ होती है ग्रेड, ग्रेड इसको ग्रेडियंट भी बोलते हैं, ग्रेडियंट हिंदी में बोलते हैं प्रवणता। मैंने 11th क्लास में बहुत बार कहा था कि यदि कोई भौतिक राशि, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी भौतिक राशि दूरी के साथ परिवर्तित हो रही हो, डिस्टेंस के साथ, अगर उसमें बदलाव आता हो या उसमें परिवर्तन आता हो तो हम उसको कहेंगे प्रवणता। यानी कि जैसे मैं कह दूं वेलोसिटी का मान है वो डिस्टेंस के साथ अगर चेंज हो रहा हो तो वेलोसिटी की प्रवणता बोलूँगा इसको, ठीक है। हालांकि ऐसा होता नहीं है, कोई रिलेशन अभी मिला नहीं है अपने को, फिर भी मैं अभी जब विभव की बात करूँगा ना तो उसमें विद्युत क्षेत्र E बराबर रहेगा -dV/dr या dx। एक्स एक्सिस है तो dx कह देंगे, 3 डायमेंशनल है तो dr कह देंगे। तो ये कहला है कि विभव की प्रवणता, प्रवणता मतलब दूरी के साथ विभव में परिवर्तन आता है, तो ये विभव का रिलेशन होगा हमारे लिए। पढ़ते हैं, चलो टॉपिक हमारा क्या होगा आपका, विद्युत विभव एवं विद्युत क्षेत्र में संबंध, या इसको ऐसे लिख सकते हो विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत विभव में संबंध, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड। आप पूरा लिखोगे बच्चों, फिर सुन लो, नोट्स बना रहे हो तो पूर्ण रूप से लिखो। रिलेशन between electric field and electric potential, ये रिलेशन हमें डिटरमाइन करना है। हमें पता है, हम जानते हैं कि परीक्षण आवेश Q0 है, जो परीक्षण आवेश Q0 को विद्युत क्षेत्र में अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। ये परिभाषा मैंने दोबारा इसीलिए लिखी है कि याद हो जाए, कहलाता। हालांकि लिखने की आवश्यकता नहीं थी। यदि विद्युत क्षेत्र में dr विस्थापित करें, किसको भाई, प्लस Q0 को, तो किया गया कार्य dW बराबर -F.dr, ये याद होगा आपको, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट हमें चलना पड़ रहा है। F का मान क्या होता है, Q0E.dr। सिंपल सा आ गया उत्तर। तो विभव, अब वर्क अगर dW है, कार्य अगर dW है, तो वह विभव भी क्या होगा, dV = -Q0E.dr। एक मिनट बच्चों, dW को मैं क्या लिख सकता हूँ, Q0dV लिख सकता हूँ। क्यों भाई, या इस Q0 को भाग भी दे सकते थे तो dW ऑटोमेटिक बन जाता। हाँ, तो वैल्यू क्या बन गई, चूँकि हमें पता है V = होता है W/Q0,
और इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट चल रहा है तो माइनस का आता है। ठीक है, Q0 से Q0 कैंसिल आउट, तो dV इजिकल टू हो गया E डॉट dr। ये क्या है बच्चों, वेक्टर प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ मैं, अगर वेक्टर प्रोडक्ट नहीं भी हो तो चलेगा। तो E इज इक्वल टू आ गया माइनस dV अपॉन dr। यही तो रिलेशन है, यही तो रिलेशन है। इंग्लिश मीडियम वाले लिखे वी नो दैट द वर्क डन to bringing a test charge from infinity to a point, we know that the work done to bringing a test charge Q0 plus Q0 from infinity to a point in electric field is called potential। if, ये बात लिखनी नीचे वाली, if dr displacement gives to test charge, if dr displacement gives to test charge, कॉस्ट में लिख सकते हो प्लस Q0। if dr displacement gives to test charge, then work done dW is equal to माइनस F डॉट dr, या F dr भी कह सकते हो। ठीक है, F की वैल्यू क्या होती है, अगर चार्ज की वैल्यू Q0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर E है तो F का मान क्या होता है, Q इंटू E होता है। Q0 है तो इसलिए Q0 ले दिया। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में नए भी लिखोगे चलेगा, क्योंकि नेगेटिव साइन अपने को डायरेक्शन को बता रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फोर्स की और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, इसीलिए नेगेटिव साइन मैंने लिया है। हालांकि नेगेटिव साइन नहीं लेंगे तो हम कह देंगे कि एक्सटर्नल फोर्स द्वारा किया जा रहा है, लेकिन ये तो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है यहाँ पर, जो कि हमेशा डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट लग रहा है, इसलिए मैंने नेगेटिव साइन लिया है। आप लिख सकते हो नेगेटिव चिन्ह बल तथा विस्थापन की दिशा को व्यक्त करता है। कौन सा बल है भाई, विद्युत बल। वेयर नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन, यहाँ लिख सकते हो वेयर, कोष्टक में अलग, वेयर नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन बिटवीन इलेक्ट्रिक फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। यहाँ क्या लिख सकते हो, वेयर नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन बिटवीन इलेक्ट्रिक फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ये सारा का सारा उतार दो यहाँ, इसके बाद ये आगे सिंस लगा के कोष्टक में, इसके नीचे आ जाएगा ये, क्योंकि dW का मान होता है Q0 dV, माइनस साइन पड़ा ही है, Q0 का Q0, E का E, dr का dr। अब Q0 से तो Q0 कैंसिल हो गया, तो dV बराबर क्या आ गया, E डॉट dr। तो E इजिकल टू क्या हो गया, माइनस dV अपॉन dr। ये रिलेशन है बच्चों डबल स्टार वाला। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में जो रिलेशन है बच्चों वो ग्रेडियंट का है। इसको क्या बोलते हैं, ग्रेड ऑफ V। ठीक है, लिखने का तरीका देखो इंग्लिश मीडियम वाले और हिंदी मीडियम वाले, विशेषकर सुनो बच्चों। क्या है, E इजिकल टू हमारे पास है dV अपॉन dr, इसको बोलते हैं विभव की
या विभव का सिर्फ वापस विद्युत क्षेत्र E जो है वो विभव की प्रवणता, इसको बोलते हैं ग्रेड ऑफ V। ध्यान रहे ये हमेशा वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये भी ध्यान रखो क्या होती है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है तो उसके सामने भी सदिश राशि आनी चाहिए। ये याद रखो इस बात को, सदिश राशि अगर विद्युत क्षेत्र सदिश है तो ये भी सदिश होगा, ये सदिश रूप में लिखा है मैंने यहाँ। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र E यानी विभव की प्रवणता, विभव की प्रवणता के ऋणात्मक मान के बराबर होता है, ऋणात्मक मान के बराबर होगा। याद रखो इस बात को, विद्युत क्षेत्र E विभव की प्रवणता के ऋणात्मक मान के बराबर होगा। ये नेगेटिव साइन क्या है, नेगेटिव वैल्यू है, तो आप लिख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड E ऑलवेज इक्वल टू, इंग्लिश मीडियम वाले क्या लिखोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड E ऑलवेज इक्वल टू द नेगेटिव वैल्यू ऑफ ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, नेगेटिव वैल्यू ऑफ ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। शॉर्ट में ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल क्या लिख सकते हैं, ग्रेड ऑफ V, GRAD, ग्रेड का पूरा नाम है ग्रेडियंट, हिंदी में बोलते हैं प्रवणता। क्या बोल रहे हैं, द इलेक्ट्रिक फील्ड E ऑलवेज इक्वल टू द नेगेटिव वैल्यू ऑफ ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। इसको कॉस्ट में लिख देना ग्रेड ऑफ V। तो हम क्या लिख देंगे नेक्स्ट अगली बात में इसको, E इज इक्वल टू माइनस ग्रेड ऑफ V। इसको अंग्रेजी में बोलने का तरीका ये है, E इज इक्वल टू ग्रेड ऑफ V। और लिखना चाहें ग्रेड को, 11th क्लास में हमने इसकी चर्चा की थी। कोई भी डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट नहीं आए उसको ग्रेडियंट बोलते हैं। देखो दो चीज़ है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड या कोई वेक्टर क्वांटिटी, सुनो बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी मान लो है ये डेल, इसको बोलते हैं डेल, सुनना है बच्चों, इसको क्या बोलते हैं डेल, भूल मत जाना, इसको क्या बोलते हैं बच्चों डेल। ये एक ऑपरेटर है, संकारक है, ये ऑपरेटर, इसका मान होता है पूरा, अभी देखेंगे कार्तीय निर्देशांक में। अगर डेल क्रॉस प्रोडक्ट में आ जाए किसके साथ, किसी एक वेक्टर क्वांटिटी के, तो इसको बोलते हैं कर्ल ऑफ ए। क्या बोलते हैं, कर्ल, हिंदी में भी बोलते हैं कर्ल, अभिसरण बोलते हैं हिंदी में, अभिसरण, ए का अभिसरण बोलते हैं। ठीक, और अगर आ जाए डॉट प्रोडक्ट, क्या आ जाए, डॉट प्रोडक्ट आ जाए, तो इसको बोलते हैं डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस ऑफ ए, डाइवर्जेंस ऑफ ए यानी अपसरण। क्या बोलते हैं बच्चों, अपसरण। फिर से सुनना, अपसरण, हिंदी में डाइवर्जेंस को क्या बोलते हैं, अपसरण। अगर डॉट प्रोडक्ट है तो क्या बोलेंगे डाइवर्जेंस, क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब वेक्टर सदिश गुणनफल है तो कर्ल बोलेंगे, अदिश गुणनफल है तो डाइवर्जेंस बोलेंगे, और किसी प्रकार का गुणन नहीं है, केवल अवकलन है साथ में, तो उसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट ऑफ ए। तीनों बातें याद रखो, सदिश गुणा हो रहा है तो कर्ल बोलेंगे, अदिश गुणा है तो डाइवर्जेंस बोलेंगे, और किसी प्रकार का गुणा नहीं, नहीं सदिश है नहीं अदिश है तो उसको बोलेंगे ग्रेडियंट। ये फिर से कभी मैं अगले टॉपिक में समझाऊंगा ये इनके गुणा कैसे होते हैं, क्या होते हैं। अभी अपने एक न्यूमेरिकल करेंगे उसमें ही पता चल जाएगा ग्रेडियंट तो कैसा होता है। सुनो बच्चों, इसको क्या बोलते हैं, डेल संकारक। डेल का मतलब क्या होता है, लिख लेना सेमी कॉलम में डेल को, इसको ऐसा चित्र, उल्टा त्रिभुज जैसा चित्र है, इसको क्या बोलते हैं। अब देखो कार्तीय निर्देशांकों में, कार्तीय निर्देशांक में
इन कार्टिजन कोऑर्डिनेट, अंग्रेजी में बोलेंगे इन कार्टिजन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टिजन कोऑर्डिनेट सिस्टम में डेल का मतलब होता है आई कैप डी अपॉन डी एक्स, यानी एक्स के सापेक्ष अवकलन, और उसके गुणा में क्या आ रहा है आई कैप। जे कैप क्या होगा डी अपॉन डी वाई, के कैप डी अपॉन डी जेड। डेल का मतलब ये होता है बच्चों। तो अब अगर इसको लिखना चाहो इस फॉर्म में तो कैसे लिखोगे, ऊपर लिख रहा हूँ बच्चों, ये सभी एक दूसरे के रूप ही है, मैं एक साथ फिर लिख दूंगा। इसको याद रखना है, न्यूमेरिकल प्रश्न आ जाता है, कई बार क्वेश्चन ने उपस्थिति दी है हमारे बोर्ड एग्जाम में भी। आपको ई की वैल्यू ज्ञात करनी होती है, वी का मान दिया हुआ मिल जाएगा। कई बार वी का मान ज्ञात करना होता है, ई का मान भी ज्ञात करना पड़ सकता है। तो ई इज इक्वल टू माइनस आई कैप डी अपॉन डी एक्स, जे कैप डी अपॉन डी वाई, के कैप डी अपॉन डी जेड। ये कार्तीय निर्देशांकों में इसका मान है बच्चों, ठीक है। अगर इसको एक साथ लिखना चाहो तो क्या लिखोगे, डी अपॉन डी एक्स वी प्लस डी अपॉन डी वाई, ये जे कैप में डेल भी बोल सकते हैं, कई इसको डेल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, प्लस के कैप डी अपॉन डी जेड वी, यानी एक्स के सापेक्ष वी का अवकलन कर दो, आई कैप से गुणा कर दो, वाई के सापेक्ष वी का अवकलन करो, जे से गुणा कर दो, जेड के सापेक्ष अवकलन करो और के कैप से गुणा कर दो, वो मान आ जाएगा ई का। दैट्स, कुछ बातें भूल मत जाना बच्चों, बहुत सारी बातें लिखने जा रहे हैं अपन लोग। तो ये 3-4 बातें आ गई है, आपको किसी भी फॉर्म में कोई चीज़ पूछी जा सकती है। वास्तव में उत्तर कहाँ से शुरू हुआ था कि E इज इक्वल टू, ये एक साथ लिख रहा हूँ, E इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर होता है। कई किताब वाले इसको माइनस डी वी अपॉन डी एल भी लिख देते हैं। अगर आप इसको लिखना चाहो, इसको आप और लिखोगे ना, ये जो मान है ना ये होता है ई एक्स, तो आप ऐसे भी कह सकते हो ई एक्स इज इक्वल टू होता है आई कैप डी वी अपॉन डी एक्स। ई वाई जो होता है ना, ई वाई, उसका मतलब होता है, वेक्टर फॉर्म मत लिखो चाहिए, इसका मतलब होता है डी वी अपॉन डी वाई, और ई जेड का मतलब होता है डी वी अपॉन डी जेड। ये सब बातें सही है। ई का मतलब ये भी होता है ग्रेड, ये सारे साइन माइनस के हैं बच्चों, इसमें ग्रेड ऑफ वी, ये भी सही बात है, माइनस में ऐसे भी लिख सकते हैं। ई इज इक्वल टू माइनस ग्रेड ऑफ वी, ये भी लिखने का तरीका सही है। अब कहते सर वी के ऊपर तीर का निशान, नहीं वी के नहीं है, दोनों के ऊपर तीर का निशान है। ये सदिश राशि तभी बनती है जब ग्रेडियंट में आता है, बाकी तो विभव अदिश राशि है, लेकिन ग्रेडियंट की फॉर्म में आता है सदिश बन जाता है। ये सारे के सारे एक दूसरे से संबंधित है, ऊपर वाला ये लिखा ही है, ये सारा मैंने समराइज भी कर दिया नीचे। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेते हैं और आज का वीडियो ख़त्म करते हैं। बराबर होमवर्क करते रहिए, 12th क्लास काफ़ी ढीली चल रही है भाई, आउटपुट कम आ रहा है मेरे पास। ये कह रहा है किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित विभव निम्न सूत्र से दिया जाता है। आर का मान दे रखा है, तो विद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए। विद्युत क्षेत्र की इसने बात कर रखी है, क्वेश्चन दे रखा है, विभव का मान इसने दे रखा है। विभव वी का मान दिया है 343 अपॉन आर वोल्ट, वी का मान ये दे रखा है, ठीक है। किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित विभव निम्न सूत्र से दिया जाता है, और इसका स्थिति सदिश जो है, स्थिति सदिश जो है, इसमें पोजीशन वेक्टर जो है पोजीशन वेक्टर आर, इसका इसने कुछ न कुछ मान दिया है। क्या मान दिया है देखते हैं। ई का इसने आर का मान दिया है 3i कैप प्लस 2j कैप,
ठीक है। v का मान दे रखा है 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 6k कैप, माइनस 6k कैप मीटर। e का मान दे दिया, v का मान दे दिया। विद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करना है, ई। ठीक है। क्वेश्चन मैंने शब्दावली में बोल दिया है। मेन बातें ये है कि विद्युत क्षेत्र में विभव का मान निम्न सूत्र द्वारा दिया जाता है, जहाँ उसका स्थिति सदिश ये है। ज्ञात क्या करना है? विद्युत क्षेत्र आपको ज्ञात करना है। हम सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे? देखो, चूँकि ई का मान क्या होता है वैसे देखें तो dv अपॉन dr, आर की कैप एकांक सदिश होता है, ये होता है ई का मान। ठीक है। ई का मान क्या होता है? ई इज इक्वल टू माइनस dv अपॉन dr होता है। अब हमें क्या चाहिए? पहले dr चाहिए। ठीक है। अब एक बात देखो, d अपॉन dr किसके? v का अवकलन करेंगे। v क्या दे रखा है? ये दे रखा है। क्या वैल्यू आ जाएगा? डिफ्रेंशिएशन ऑफ विद रेस्पेक्ट टू r किसका करेंगे भाई? 343 अपॉन r का। ठीक है। क्या वैल्यू आएगी? 343 तो बाहर आ गया, कॉमन आ गया। डिफ्रेंशिएशन ऑफ 1 अपॉन r का ही होगा। किसके रेस्पेक्ट में? r के रेस्पेक्ट में। चलो बताओ बच्चों, क्या होगा डिफ्रेंशिएशन? कुछ बातें याद है क्या आपको? आपको याद होनी चाहिए बातें। d अपॉन डी एक्स की पावर n का डिफ्रेंशिएशन होता है n x की पावर n माइनस 1। अगर मैं कह दूं कि d अपॉन डी आर है और 1 अपॉन मान लो x की पावर n है, तो क्या होगा? d अपॉन डी एक्स तो पढ़ा ही है, यहाँ x तो पढ़ा ही है, x की पावर माइनस n, इसको ऊपर ले जाओ घात को, तो x की पावर माइनस n। अब क्या हो जाएगा? माइनस n x की पावर माइनस n माइनस 1। यानी घात में से एक घटा दो और गुणा में ले आओ। अवकलन का नियम ये होता है। हमारे पास भी ऐसा ये r है, r को ऊपर ले जाओ। क्या करेंगे? r को ऊपर ले जाके, r को ऊपर ले जाते क्या वैल्यू हो जाएगी बच्चों? dv अपॉन dr, तो ये चल ही रहा है, इसी की वैल्यू याद करनी है हमें। तो क्या वैल्यू आ जाएगी? 343। यहाँ वैल्यू क्या आ जाएगी? r की पावर माइनस 1। ठीक। इसका डिफ्रेंशिएशन अगर करेंगे तो माइनस 1 में से माइनस 1 एक और घट जाएगा और माइनस 1 गुणा में आएगा, तो 343 इंटू माइनस 1 r की पावर माइनस 1 माइनस 1। क्यों भाई? क्योंकि n में से एक घटाना है। n का मान कितना है? माइनस 1। उसमें से एक घटाओ और जो घात थी उसको गुणा में लाओ। घात तो क्या थी? माइनस 1। तो उत्तर क्या गया? माइनस 343 r की पावर माइनस 2। उत्तर क्या बन गया? 343। माइनस में इस माइनस पावर को नीचे ले जाते क्या बन जाएगा? प्लस का। ये तो मान आ गया dv अपॉन डी आर का। हालांकि नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन में मैं इतना डेरिवेशन करके नहीं समझाऊंगा, डायरेक्ट लिखूंगा। इसलिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन 11th क्लास वाले सब याद कर लो। 11th क्लास में मैंने काफ़ी सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन लिखवाए थे तुम लोगों को। डिफ्रेंशिएशन के सारे के सारे याद करो बच्चों फिर से। तो 1 अपॉन r का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? माइनस 1 अपॉन r स्क्वायर होता है। 343 तो कांस्टेंट चल रहा था, ये तो पढ़ा ही है। इसका हमें क्या करना है? ठीक है। अब और सुनो, अब इस r की कैप का क्या करें? r की कैप का तो इसके नीचे लिखेंगे r की कैप जो होती है ना, उसका मतलब होता है वेक्टर r अपॉन मोड ऑफ r। क्या होता है? वेक्टर r अपॉन मोड ऑफ r। तो देखो बच्चों, विच इम्प्लाइज E इज इक्वल टू क्या आ गया? माइनस dv अपॉन dr का मान क्या है? माइनस 343। यहाँ dv अपॉन dr का मान माइनस 343 बटा आर स्क्वायर है, और यहाँ E की जब वैल्यू रखती है तो उसमें पहले से ही माइनस पड़ा है, तो माइनस माइनस क्या हो गई? प्लस बटा आर स्क्वायर। r की कैप का मान क्या होगा? सदिश r बटा r। तो उत्तर क्या आ गया? 343 बटा r इंटू आर क्या हो गया? r स्क्वायर इंटू आर क्या हो गया? r की क्यूब इंटू सदिश r। ये मान हो गया बच्चों E का।
किसका हुआ, ई का। अब आपको क्या क्या वैल्यू दे रखी है, सदिश आर दे रखा है। सदिश आर से पहले आर का परिमाण ज्ञात करो और उसका क्यूब करेंगे ताकि आर की क्यूब रख पाएँ। 11वीं क्लास कुछ याद करो बच्चों, बहुत सारी बातें 11वीं क्लास में हमने सीखी थी। तो ये क्वेश्चन मैं मिटा दूं, अभी आर की हमें वैल्यू चाहिए। इसको आप समीकरण नंबर 1 दे दो आपसे। अब देखो, चूंकि आर का परिमाण मोड ऑफ आर या वेक्टर आर, ठीक है, तो क्या होगा, मोड ऑफ आर इज इक्वल होता है अंडरूट आई कैप एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर। एक्स की क्या होता है, जो आई के गुणा में होता है वो एक्स होता है। वाई क्या होता है, जो जे कैप के गुणा में होता है। जेड क्या होता है, जो के कैप के गुणा में होता है, मल्टीप्लाई में होता है। तो मोड ऑफ आर का मतलब आर होता है, सीधा आर। जैसे आर की क्यूब है ना, इसका मतलब है आर इंटू आर इंटू आर। देखो फिर से, तो अंडरूट एक्स की जगह क्या है, यहाँ पर 3 है, तो 3 का स्क्वायर प्लस वाई की जगह क्या है, 2 का स्क्वायर प्लस जेड की जगह क्या है, -6 का स्क्वायर। 2 की जेड की जगह क्या है, -6। तो 3 3 9, 4 2 2 4 और 6 6 36। उत्तर कितने आ गए, 9 + 4 + 36। ये आर का मान आया है बच्चों, ठीक है। किसका मान आया है, ये आर का। ओके, तो क्या वैल्यू होगी, 10 9 और 6 13 40 49 अंडरूट ऑफ 49। उत्तर कितना आ गया आर का, आर का मान आ गया 7। तो आर क्यूब कितना आ जाएगा, 7 का क्यूब। 7 का क्यूब कितना होता है बच्चों, 7 का क्यूब होता है 343। कितना होता है, 343। तो अतः समीकरण 1 से ये मैंने पहले से डेराइव कर दिया, नए भी करो तो चलता है, आगे उसमें मान रख देंगे। समीकरण 1 से E इज इक्वल टू 343/7 वेक्टर ऑफ आर। वेक्टर आर का मान कितना है, 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 6k कैप। ज़्यादा घबराना नहीं है, आर का मान आर की जगह रख दिया। आर की क्यूब निकालने के लिए आपको मोड निकालना पड़ेगा और ई निकालने के लिए आपको dv/dr चाहिए, और dv/dr निकालोगे तो ये मान आ जाएगा। ये तो इससे कट गया, तो E इज इक्वल टू क्या वैल्यू आ गई, 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 6k कैप। दैट्स ऑल बच्चों, ये हो गया E। अब कोई आपसे E का परिमाण भी पूछ ले तब कैसे करोगे। E का अगर परिमाण चाहिए आपको, E का परिमाण, तो वापस वही सूत्र, E x का स्क्वायर, E y का स्क्वायर, E z का स्क्वायर। E x क्या है 3, E y क्या है 2, E z क्या है माइनस। तो उत्तर वही आएगा जो 7 आया था, लेकिन यहाँ तक निकालने की आवश्यकता ही नहीं है, वेक्टर फॉर्म में आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड ही पूछा था हमें, इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर परिमाण पूछ लेते तो हम ज़रूर इसका अंडररूट निकालते स्क्वायर करके। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको करने हैं। आज मैं एक होमवर्क आपको देता हूँ जो आपको करना है और मुझे भेजना है, ठीक है। कैसा होमवर्क है लिखिए बच्चों। विद्युत क्षेत्र में विभव, द पोटेंशियल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र में विभव V का जो मान है x, y और z की फॉर्म में है, कार्तीय कोटिजन में, ठीक है। उसका मान है 6x माइनस 8xy माइनस 8y प्लस 6yz, ठीक है। 6yz से निरूपित किया जाता है, जहाँ v वोल्ट में है, x y z मीटर में है। तो बिंदु 1 1 पर, जहाँ v जो है किस में है, वोल्ट में, v का मतलब विभव वोल्ट में,
एक्स वाई जेड किस में है, मीटर में। तो बिंदु 1 1 1, बिंदु 1 1 1 मीटर पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करो, ज्ञात करो। सिंपल सी बात, आपको डेराइव करना है। इंग्लिश मीडियम में क्या लिख सकते हो, इन इलेक्ट्रिक फील्ड द पोटेंशियल V इज इक्वल टू समथिंग वेयर V इज इन वोल्ट, एक्स वाई जेड इन मीटर, देन डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट 111। ठीक है, ये आपको घर पे करना है। इंग्लिश मीडियम वाले, इन इलेक्ट्रिक फील्ड द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल या पोटेंशियल V समथिंग वेयर V इज इन वोल्ट, एक्स वाई जेड इन मीटर, देन डिटरमाइन इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट 111। तो क्या ज्ञात करना होगा, देखो E का मान माइनस dV/dr आपको ज्ञात करना होगा। आर की कैप निकालने की आवश्यकता है ही नहीं अब तो, dV/dr निकालो। dV/dr को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ग्रेड ऑफ V ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये उत्तर आपका शानदार रहेगा, इससे निकालना है। किससे निकालोगे, इस सूत्र में मान रख दो बस V का। एक बार x के सापेक्ष इस पूरे का डिफरेंशिएशन करो, y के सापेक्ष पूरे का डिफरेंशिएशन करो, z के सापेक्ष पूरे का डिफरेंशिएशन करो, और i j के साथ साथ में गुणा होता जाएगा। तो आ जाएगा आपके पास E। ठीक है, i के गुणा में कुछ क्वांटिटी, j के गुणा में कुछ क्वांटिटी और k के गुणा में कुछ क्वांटिटी। डिफरेंशिएशन करते जाना। x के सापेक्ष पहले इसका होगा तो पहले 6 और 8 y 2 ही बचेंगे, बाकी आगे वाले 0। y के रेस्पेक्ट में करोगे तो इसका 0 हो गया मान, क्योंकि यहाँ y मल्टीप्लाई में नहीं है। यहाँ क्या आ जाएगा, -8x आ जाएगा, -8 आ जाएगा और +6 आ जाएगा, 6z आ जाएगा। z के सापेक्ष करोगे तो आगे वाले तीनों ही 0 हो जाएंगे, केवल ये बचेगा +6y, मल्टीप्लाई में k आ जाएगा। फिर e का मान ज्ञात करना है, e का मोड, तो अंडर ऑफ जो i j के गुणा में आया है उन सब के मान का स्क्वायर करते जाओ और उसका अंडर निकाल लो। फिर एक्स वाई जेड जो बचे हैं उसकी जगह 1 1 1 मान रख देना, उत्तर आ जाएगा। करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मेहनत करो और घर पे रहो और तैयारी करते रहो। नोट्स ज़रूर बनाएं बच्चों। गुड नाइट।